हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स लेक्चर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यस, बीकॉम का ये सेमेस्टर 6 में आता है एंड टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग। यस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग को। सो टॉपिक था प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग। इंट्रोडक्शन। सिंस 1991, the policy of liberalization, privatization, and globalization has been implemented in India. So यहाँ पे liberalization का मतलब क्या होता है? Liberalization का मतलब है the loosening of government controls. In particularly अगर हम बात करें, it refers to the reductions in restrictions on international trade and capital में लिबरलाइजेशन करना मतलब हम थोड़े लिबरल हुए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जब हमारी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी या वी कैन से इन शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर्स इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि स्पीड अप करना मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजीज और यू कैन से कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द प्लैनेट में हमने अपने बिजनेस को सभी पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करी कल्चर के साथ, गुड्स एंड सर्विसेज, तब उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ये इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में फ्रॉम 1991 से। विद दिस अर्लियर प्रोसेस हैज़ बिन रिवर्स्ड, और जो भी पहले प्रोसेस था उन सबको हमने रिवर्स किया। इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू बी एक्वेंटेड विद मॉडर्न ट्रेंड्स। एक्वेंटेड का मतलब था नोइंग समथिंग विद द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ बैंकिंग, एंड हमें रेडी रहना है सॉल्व करने के लिए जो भी नए प्रॉब्लम्स आते हैं। टुडे अ बिग चैलेंज हैज़ कम अप इन कैपिटल मार्केट में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है। न्यू फाइनेंस कंपनीज, वेंचर म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आज हमारे मार्केट में नई फाइनेंस कंपनीज आ रही हैं, हम लोग वेंचर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ, हमारे जो मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस में आ गए। फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनीज आर ट्राइंग टू एंटर द इंडियन मार्केट को एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग अलॉन्ग विद फॉरेन बैंक्स टू, और हमारे साथ साथ फॉरेन बैंक्स भी आ रहे हैं। इन दिस सर्कमस्टांसेस में इंडियन बैंक्स विल हैव टू फेस बिग चैलेंज होगा उनके सामने ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यस, ये कब बात हो रही थी? 1991 में। सो इंडियन बैंक्स विल हैव टू रेज देयर कैपिटल एंड इफ नेसेसरी देन दे विल हैव टू गो फॉर पब्लिक इशूज टू। सो बैंक मस्ट अपडेट देमसेल्व्स बाय कंप्यूटराइजेशन। तो उस टाइम पे कंप्यूटर थे ही नहीं, तो इसलिए बोला गया कि भी बैंक्स को जो है अपडेट होना पड़ेगा कंप्यूटराइजेशन से एंड मैकेनाइजेशंस फॉर इजी एंड एफिशिएंट सर्विसेज के लिए, ताकि वो compete कर सकें हमारे मॉडर्न बैंकिंग कंपटीशन के साथ। इफ दिस डज नॉट हैपन, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो नए फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स भी चंक में आएंगे, बिजनेस करेंगे और उन्हें सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलना चालू हो जाएगा, विल गेट बिग चंक्स ऑफ बिजनेस। सो टुडे हमारी HDFC, ICICI एंड मैनी प्राइवेट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैव बीन गिवन परमिशन कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, एंड ऑल दिस विल सर्टनली हिट करेंगे हमारे नेशनलाइज बैंक्स को हार्ड। एंड इफ दे डू नॉट मॉडर्नाइज, अगर वो मॉडर्नाइज नहीं हुए एंड उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो सो इन मॉडर्न टाइम्स में मोर एंड मोर ब्रांचेस हम लोग ओपन कर रहे हैं एंड बैंक्स ऑन पॉपुलेशन एवरेज हैव इंक्रीज्ड। तो और पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे हमारी बैंक्स भी इंक्रीज हो रही है। सो ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स में बैंक के डिपॉजिट्स, बैंक के फाइनेंसेस हैव ऑल्सो इंक्रीज रिमार्केबली, वो भी इंक्रीज हुए हैं। देयरफॉर हमारे लिए नेसेसरी है कि हम टैकल करें फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को एंड मीट करें उनको ग्रोइंग कंपटीशन के साथ।
सो नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो पहला प्रॉब्लम है कॉमर्शियल बैंक के सामने, वो है परफॉर्मेंस ऑफ बैंक, बैंक का परफॉर्मेंस को लेके। देयर आर कंप्लेंट्स आ रही हैं दैट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। डेफिनेटली कॉमर्शियल बैंक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज इन नेशनलाइज्ड बैंक्स में, क्योंकि आज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज जो है नेशनलाइज्ड बैंक, सिंसियरिटी इन वर्क आज डिक्रीज हो चुकी है। नेग्लिजेंस, आइडलनेस एंड करप्शंस एंटर हो चुका है वर्किंग कैडेट्स में। सो द एग्जिस्टिंग ऑफ बैंक डिपेंड्स करता है अपॉन देयर परफॉर्मेंस। तो अगर बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ही सबकी जॉब एंड एवरीथिंग विल बी सेफ। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दोनों रहेगी तभी। इकोनोमाइजिंग द बैंक एक्सपेंडिचर। सो ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स में बैंकिंग के एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स हैव नॉट गॉट ह्यूज सैलरीज, अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिला है ड्यू टू देयर यूनियंस के वजह से। The bank have been spendingly prodigally on them instead of economizing. The efficiency of the employees आज क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। Therefore हमारे लिए नेसेसरी है कि हम कंट्रोल करें हमारे एक्सपेंसेस को एंड इंक्रीज करें प्रॉफिटेबिलिटी को। तो इसलिए बोला गया कि बैंक में जो भी एक्सपेंडिचर बिना मतलब होते थे उन्हें कंट्रोल किया जाए। उन्हें कंट्रोल करेंगे तो हम बैंक का जो प्रॉफिट है वो सामने दिखने चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम of collection of dues. So banks have lent credit to sick units. कभी कभी क्या होता था, बैंक लैंड करता था क्रेडिट इन सिक यूनिट्स को, मतलब जिनका बिजनेस चालू नहीं है या चालू है पर वो एकदम बंद होने के तगार पे, उनको भी उन्होंने क्रेडिट दे दिया। एंड एग्रीकल्चर हैपेजेडली, सो दिस लोन्स हैव बीन डिफॉल्टेड, मतलब वो लोन तो डिफॉल्ट हुआ ही है, एंड सच केसेस हैव आल्सो इंक्रीज्ड। So this is the matter of great concern रहा है। So according to the ex-governor of the RBI, Dr. C. रंगराजन ने बोला कि अराउंड 17.4% ऑफ द टोटल फाइनेंसेस आर ओवरड्यूज में है। एंड सच ओवरड्यूज जो होते हैं उन्हें हमें पर्टेनिंग करना पड़ता है एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर में, बट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑल्सो। सो दीज आर द मैटर्स ऑफ सीरियस कंसर्न्स है एंड हमारे वरी के लिए भी है। तो सिंस ये बताया गया कि 1993-94 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने सीरियस एक्शन लिया अगेंस्ट सच ओवरड्यूज वालों के सामने, एंड उन्होंने कंपेल कर दिया बैंक को राइट ऑफ करने के लिए सच ओवरड्यूज विच वे लॉन्ग स्टैंडिंग, कब से लॉन्ग स्टैंडिंग है, एंड एग्जिबिट द करेंट इकोनॉमिक कंडीशन इन बैलेंस शीट में आ रहा है। सो टू अवॉइड करने के लिए सच प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर में बैंक मैनेजर्स हैव आस्क्ड टू बी केयरफुल इन क्रेडिट लेंडिंग। इसलिए जितने भी बैंक के मैनेजर्स थे सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि नेक्स्ट टाइम से आप किसी को भी क्रेडिट लेंडिंग करोगे तो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना है, आपको बहुत सारे पेपर वर्क चेक करने हैं। सो बैंक शुड नॉट लैंड विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटीज फॉर सेल्फिश पॉलिटिकल रीजंस के वजह से। सो लीगल प्रोसीजर शुड बी इनिशिएट आपको करना पड़ेगा ताकि आप कलेक्ट कर सके सारे ओवरड्यूज जो भी अभी तक बाकी है सबको कलेक्ट करो। If steps are not taken against defaulters के सामने, then people will be tempted to evade the repayments. अगर आपने कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए तो people टेम्प्ट होंगे, हम तो रीपेमेंट करेंगे ही नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए। So which will be dangerous होगा for banking के लिए in long run में। Since 1997, the recessive trends एक create हुआ problem of safe credit lending का। So the demand for credit has decreased due to development schemes of sound industries. So there is a danger भी था in lending credit to the unsold and sick industrial units को भी। तो मतलब ये बोला गया था यहाँ पे कि डिमांड थी फॉर क्रेडिट की जो धीरे धीरे डिक्रीज होती गई ड्यू टू डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ साउंड इंडस्ट्रीज। तो जो अच्छे इंडस्ट्रीज थे उनको लोन की जरूरत पड़ती नहीं थी क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा था, पैसा आ रहा था और वो उन पैसों से अपना बिजनेस डेवलप कर रहे थे, तो वो लोग लोन लेते नहीं थे। सो यहाँ पे एक टाइप का डेंजर आ गया इन लैंडिंग क्रेडिट में कि जो अनसोल्ड है या सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उन्हीं को लोन दे, अच्छी इंडस्ट्री तो लोन ले नहीं रही है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी फ्रेम्ड हुआ बाय एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह, बैंक्स गेव नोटिस टू इरेगुलर बोरोवर्स को नोटिस भेजा
ताकि वो रीपे करे अपने अमाउंट को विद इन 60 डेज। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली इशूड ऑडियंस जो हमने पास किया, प्राइवेट कंपनीज विल नॉट बी एबल टू गेट स्टे अगेंस्ट द बैंक्स इन द कोर्ट। सो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली इशूड जो ऑडियंस पास हुआ, उसमें बोला गया कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है विल उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा टू गेट स्टे अगेंस्ट द बैंक्स इन द कोर्ट। सो बैंक्स विल बी एबल टू टेक ओवर द एंटायर मैनेजमेंट को ले सकती है ऑफ द डिफॉल्टिंग कंपनी में, एंड उनकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है इफ नेसेसरी। तो सिंस लास्ट सम इयर्स बैंक काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, स्टार्टेड टू रिकवर द ओल्ड ड्यूज, एंड ड्यू टू विजय माल्या नीरव मोदी के वजह से बैंक हैज स्टार्टेड टू रिकवर देयर ओल्ड ड्यूज स्ट्रिक्टली एकदम, एंड देन टेकन लीगल स्टेप्स टू रिकवर लोन अमाउंट, एंड ऑल्सो कीप सेफ्टी नॉर्म्स भी उन्होंने ध्यान में रखे हैं इन लोन गिवन में टू इंडस्ट्रियलिस्ट। फोर्थ, द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। So according to an estimate, there are about 10 lakh employees हैं हमारे बैंक में, and there are 2.5 lakh officers हैं, 5 lakh clerical staff है and 2.5 lakh sub staff employees। तो सस्टेन करने के लिए themselves बैंक्स ने अडॉप्ट किया है कंप्यूटराइजेशन को एंड मैकेनिज्म रैपिडली। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या हैं, उन्हें एस्टिमेट करा गया कि अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ये लिया गया कि देयर आर अबाउट 10 लाख एम्प्लॉयज हमारे बैंक में हैं, जिसमें से 2.5 लाख ऑफिसर्स हैं, 5 लाख क्लरिकल स्टाफ है, 2.5 लाख सब स्टाफ एम्प्लॉयज हैं। टू सस्टेन देमसेल्फ बैंक हैव टू अडॉप्ट अ कंप्यूटराइजेशन एंड मैकेनाइजेशन रैपिडली। द स्टेप्स इन दिस डायरेक्शंस काफ़ी रेसिस्टेड थे बाय बैंक एम्प्लॉयज से। सो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ये बोला गया कि आउट ऑफ 61,000 ब्रांचेस में ओनली 2300 ब्रांचेस हैव बीन कंप्यूटराइज किए गए। ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग मशीन्स भी इंस्टॉल करी गई इन 2300 ब्रांचेस में, जो आपकी लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिकली कर देगी। सो हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट 5 years मोर एंड मोर कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड। सो हम लोग ने ये देखा कि लास्ट 5 सालों में मोर एंड मोर कंप्यूटर्स हमने यूज़ किए हैं। कस्टमर सर्विसेज है बिकम फास्टर एंड एफिशिएंट हो गए हैं, क्योंकि वर्क आज इंक्रीज हो गया है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन की वजह से। एफिशिएंट वर्क डन हो रहा है विद सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। सो नाउ जो है न्यू जॉब्स इन बैंकिंग सेक्टर्स आज डिक्रीज हो गई है नंबर में, एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज आर नॉट रिप्लेस्ड विद द न्यू एम्प्लॉयज, आज चेंज भी नहीं हुआ है। तो ये था चौथा प्रॉब्लम अबाउट द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। फिफ्थ है मनी ट्रैप्ड इन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। अब जो ऑलरेडी सिक इंडस्ट्री है उनसे पैसा कैसा वसूल करें, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि वहां पे मनी आपका फंस चुका है। सो अबाउट 2/3 ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू विच बैंक हैव लेंड फाइनेंसेस आर सिक। सो अबाउट जो 2/3 ऑफ द इंडस्ट्री यूनिट्स थी हमारी बैंक्स में जिनको हमने फाइनेंस दिया था वो काफ़ी सिक है। अराउंड 2.5 लाख यूनिट्स आर सिक थी, एंड 2600 करोड़ रुपीज ऑफ बैंक्स आप ट्रैप कर चुके थे इनमें। सो मोर एवर अराउंड 2200 मीडियम एंड बिग यूनिट्स आर ऑल्सो सिक है, इन विच अराउंड 7400 करोड़ रुपीज ऑफ द बैंक्स आर अनरिकवर्ड भी थे। तो थर्स अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज आपने ट्रैप किए इन सेक यूनिट्स में, जिन्होंने अभी तक इंटरेस्ट भी पे नहीं किया था और प्रिंसिपल अमाउंट भी। सिंस 1997 से रिसेशन स्टार्टेड हुआ एंड मैनी हेल्दी यूनिट्स ऑल्सो टर्न सिक। तो हमने ये देखा कि 1997 में रिसेशन स्टार्ट हो गया, एंड जो भी मैनी हेल्दी यूनिट्स थी वो सब धीरे धीरे यूनिट आएगा, क्योंकि रिसेशन आया तो सब धीरे धीरे अब सिक यूनिट में कन्वर्ट होने लगे। सो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ये बोला गया कि 52,000 करोड़ आपके अनरिकवर्ड रहे बिग इंडस्ट्री से। दे पे नाइदर इंटरेस्ट नॉर प्रिंसिपल अमाउंट दिया। बैंक्स ऑफ्टन रिसोर्ट करती है हायर सर्विसेज चार्जेस एंड रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट टू मीट द डिफिसिट मीट करने के लिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपने यही पता चला है कि अराउंड 2.5 लाख यूनिट जो सीख थी उसमें एंड 2600 करोड़ रुपए बैंक्स में ट्रैप हो चुके थे, फंस चुके थे, उसमें से मोर एवर अदर 2200 मीडियम जो थे एंड बिग यूनिट्स सीख हो चुके थे अराउंड 7400 करोड़ रुपीज़ के। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ही बताई गई है कि आप कैसे ट्रैप्ड हो गए इन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स में। सिक्स्थ, inadequate बैंकिंग फैसिलिटीज।
आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया में देयर हैड बीन एक रिमार्केबल इंक्रीज हुआ था नंबर ऑफ बैंक्स में. टुडे देयर इज वन बैंक है फॉर एवरेज 12,000 पीपल की, एंड येट दिस नंबर लेस भी हो सकता है देन द रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न एंड डेवलप्ड कंट्रीज के सामने. बिकॉज इन ब्रिटेन एंड कनाडा में देयर इज वन बैंक फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 4,000 पीपल, मतलब 4,000 पीपल के ऊपर एक बैंक रखी. इन वेस्ट जर्मनी में बोला गया देयर इज वन बैंक फॉर 5,000 पीपल, 5,000 लोगों के बीच में एक बैंक रहेगी. एंड इन यूएसए में देयर इज वन बैंक फॉर 7,000 पीपल. Thus, we need to increase the number of branches to make banking services available to all करने के लिए, क्योंकि एक बैंक 4,000, 5,000, 6,000 या 7,000 लोगों को कैसे टैकल करेगी, तो आपको और भी तो ब्रांचेस देनी पड़ेंगी. सो रीजनल डिस्पैरिटी आफ्टर नेशनलाइजेशन के बाद ब्रांचेस ऑफ बैंक्स हैव सर्टेनली इंक्रीज्ड. फॉर्मली देयर वाज ओनली वन बैंक फॉर 65,000 पीपल के लिए. So now there is one bank for 12,000 people, and yet disparity prevails होती है in different regions में and states में भी. So there are more branches of banks हैं आज हमारे एडवांस्ड स्टेट्स में लगाए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली. So while in other states like बिहार, आसाम, मणिपुर, fewer branches, large number of people. So more branches should be opened in such areas to कि अब reduce कर सके अपनी disparity को. So that is regional disparity भी माने रखती थी. 8. Dominance of big cities. Since 1969 में many branches आज आपकी open आपने करी है rural areas में, but still हम हमारी जो credit facilities है, credit finance हम जो loan देते हैं big cities में आज dominating है. So there is less credit finance available है rural areas में in comparison to deposits collecting from them से. अगर हम दूसरे बात में बात करें तो big cities को benefit सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, more from the rural के savings से हो रहा है. And according to an estimate की वजह से 70% of deposits are contribute होता है by rural area से, but 83% credit finance आपने मेड कर दिया है urban areas के अंदर में, ताकि वो वहाँ से credit ले सके. Now we talk about the 9th point, profitability के बारे में हम बात करते हैं. So profitability क्या है? आफ्टर नेशनलाइजेशन के बाद जब आपने मोर ब्रांचेस को ओपन किया रूरल एरियाज में एंड आपने प्रायोरिटी सेक्टर्स में क्रेडिट दिया एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सो देयरफॉर मतलब इन द इनिशियल पीरियड में आफ्टर नेशनलाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे रिड्यूस होते गए, तो आपका जो प्रॉफिट आपको बैंकिंग सेक्टर से मिल रहा था वो भी कम हो गया. सो ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो रहा था, सैलरीज एंड अलाउंस एक्सेट्रा, ये सब भी कंट्रीब्यूट हो रहे थे रिडक्शन इन प्रॉफिटेबिलिटी. तो इन 1993-1994 में मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव सोन लॉस बताया आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉन्ग ड्रॉन बैड डेब्ट्स को हटाने के बाद पता चला कि उनका लॉस आ रहा है. सो बट इन द सक्सीडिंग ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ गॉन अप भी तो गई थी. सो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स द CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी रिड्यूस हो गई, सो दैट बैंक्स कैन बी प्रोवाइडेड क्रेडिट एट हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको प्रोवाइड कर सके. सो ये बोला गया कि हैव बीन रिड्यूस सो दैट बैंक्स कैन बी प्रोवाइडेड क्रेडिट आप दे सके उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड ऑल सच मेजर्स भी आपने इंक्रीज किए हैं प्रॉफिटेबिलिटी में. सो मोर एवर अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी हमने फोर्स किया है बैंक्स को कि वो रिड्यूस करें उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एंड उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. इफ बैंक्स प्रोवाइड कर सकता है क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर्स को एट हायर इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ लैंडिंग क्रेडिट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स वुड इंक्रीज रिमार्केबली इंक्रीज होगा. स्टडी ऑफ वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया है कि कोई भी आप क्रेडिट सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है आपकी सब्सिडी, दैट कैन नॉट बी सस्टेन फॉर लॉन्ग तक. आपकी कोई भी सब्सिडी लंबे समय तक नहीं रहेगी, आपको स्टॉप करना होगा. डेटोरेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नेसेसरी है कि आप एक फ्रेम करें रैशनल क्रेडिट पॉलिसी. अगर इफ लॉस मेकिंग ब्रांचेस को अगर आप क्लोज कर दोगे तो एम्प्लॉयज आर ऑक्यूपाइड फॉर कलेक्शन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस के पीछे आप उनको लगा दीजिए. प्रॉफिटेबिलिटी आपकी धीरे धीरे फिर इंक्रीज हो जाएगी.
तो ये सारी बातें हमने करी. नाउ ड्यूरिंग 1997-1998 में देयर हैड बीन अ ग्रेट रिसेशन आया था, बहुत बड़ा रिसेशन आया. द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट गिर गए, डिक्रीज हो गए, फॉलन हो गए. द क्रेडिट लैंडिंग हैज़ बीन नेग्लिजिबल था. 41% ग्रोथ हुआ, हमारे प्रॉफिट सेम्स इल्यूजरी था, बिकॉज द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ गुजरात सिक्योरिटीज हैज़ बीन रिटर्न बैक. द अमाउंट हैज़ बीन शोन एज अदर इनकम्स इन बैलेंस शीट, सो देयरफॉर प्रॉफिट सेम्स टू बी इंक्रीज्ड ही था. इसीलिए हमारे जो भी टॉप लेवल नेशनलाइज्ड बैंक थे उन्होंने विड्रॉ किया राइट नेसेसरी अमाउंट को फ्रॉम द नेट प्रॉफिट से. एंड आफ्टर विच यू कैन से देयर रिमेन्स वेरी नेग्लिजिबल प्रॉफिट ही रहा. सो एज पर नरसिम्हा कमिटी ने क्या बताया कि आपको फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया में. फर्स्ट फैक्टर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक्स. सेकेंड है इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द बैंक्स को. चलो तो फर्स्ट क्या है, फॉर डिक्रीजिंग इंटरेस्ट इनकम ऑफ बैंक्स. आपके जो भी फैक्टर्स हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपैरिजन ऑफ CRR एंड SLR के सामने, लो इनकम ऑफ इंटरेस्ट वेयर बिग साइज स्केल यू कैन से एडवांसेस आपने दिए ताकि आप इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में भेजें. बिग सेल्स इज गिवन एग्रीकल्चर, जितने भी बिग सेल्स थे वहाँ पे आपने एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड आपने प्रेशर भी दिया गवर्नमेंट को कि वो बोबियस पार्टी करें. एंड दिस पोस्टर इज सोन एज NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, बैंकिंग एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रही है. यस, बैंकिंग एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज नॉन इकोनॉमिक एक्सपेंसेस जो है ऑन रूरल एरिया, अननेसेसरी मोर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग कर देते हैं जो ज़रूरत नहीं होती है. इंक्रीज इन इनएफिशिएंसी एंड इनडिसिप्लिन ड्यू टू एम्प्लॉयज यूनियन, लो प्रोडक्टिविटी, हाई सैलरी एंड अदर बिल्स हो गए. सो इंक्रीज इन इनएफिशिएंसी एंड इनडिसिप्लिन ड्यू टू एम्प्लॉयज यूनियन की वजह से लो प्रोडक्टिविटी हुई, हाई सैलरी एंड अदर बिल्स. सो ड्यू टू दिस इनकम क्या हो जाती है, लेस हो जाती है देन एक्सपेंडिचर से. एंड बिसाइड दिस स्कैम ऑफ हर्षद मेहता ऑल्सो सेकंड कर चुका था हमारे स्टॉक मार्केट को एंड सम बिग पब्लिक सेक्टर्स, एंड जो सम पब्लिक सेक्टर्स थे एंड फॉरेन बैंक्स को भी उन्होंने हिला दिया था हर्षद मेहता के स्कैम में. लेस फाइनेंस हुआ इन एग्रीकल्चर. आफ्टर द नेशनलाइजेशन बैंक्स आज इंक्रीज हुई उनकी क्रेडिट फैसिलिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट इट इज़ नॉट इनफ. ये इतना इनफ नहीं है कि बैंक स्टिल मेक लेस फाइनेंस बना रही है इन एग्रीकल्चर में दैन इन अदर सेक्टर्स से. नाउ 11th पॉइंट, इनडिफरेंस टुवर्ड्स पुअर पीपल. आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बाद बिग फार्मर्स हैव गॉट मोर फाइनेंस आ गया एंड उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज थी दैन स्मॉल फार्मर्स से एंड पुअर फार्म लेबर से. तो आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में बिग फार्मर्स गेट मोर फाइनेंस मिला एंड क्रेडिट फैसिलिटीज दैन स्मॉल फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स एंड लेबर से ज़्यादा मिली. एंड दिस इज सो बिकॉज बैंक्स हैव फोकस मोर ऑन सिक्योर फाइनेंस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया. सो वेरी ऑफन मीडियम फार्मर्स एंड अदर्स में भी एडवांटेज उठाया स्कीम का विच इज़ बीन अनाउंस फॉर पुअर फार्मर वर्कर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली 1000 बैंक लोन इज गिवन टू स्मॉल फार्मर in which 750 उनकी सब्सिडी होती है एंड ओनली 250 इज टू बी रीपेड. तो कहने का मतलब है कि फार्मर को ये बोला गया कि आप 1000 रुपया का लोन लेते हो तो उसमें से आपको 750 रुपया की सब्सिडी है, मतलब आपको लोन चुकाना नहीं है, सिर्फ आपको 250 रुपये ही लोन चुकाना है. सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस हुए इस स्कीम के अंदर में भी, एंड वहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज़ एंड अदर ऑफिसर्स हैव टेकन डिसएडवांटेजेस और उन्होंने खुद ने ही ये लोन पास करवा दिया और खुद ही लोन ले लिया. 12th, changes necessary in priority sector. So अब कुछ changes हमें करने पड़ेंगे हमारे priority sectors के अंदर में. So it is high time that priority sector is changed radically. So agriculture and small traders को finance मिलता है at lower rates पे, but finance cost जो होती है वो काफ़ी quite high होती है.
बैंक्स को पे करना होता है 8% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे एंड 3.5% टू 4% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे। एंड एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए स्टैगनेंट है, कांस्टेंट है, सो देयर इज इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा और 4 to 4.5% का। थर्स बैंक्स कैन नॉट अफोर्ड लेस देन 16 to 18% क्रेडिट फाइनेंस इंटरेस्ट रेट पे। द स्टडी ऑफ वर्ल्ड बैंक ने बताया है दैट नो क्रेडिट मेथड कैन लास्ट, कोई भी क्रेडिट मेथड लास्ट नहीं रहेगा इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन सब्सिडी पे हुआ है तो इसको स्टॉप करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स फ्रॉम डिट्रॉइटिंग रेशनल क्रेडिट पॉलिसी मस्ट बी फ्रेम करने पड़ेंगे एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस मस्ट बी कर्टल्ड करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए? द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है बैंक को टूवर्ड इज एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सेबी हैज 12.9% एनपीए while HDFC has only 1% NPA. So banks have taken provision for 1.5% higher cost, उन्होंने अपने पास प्रोविजन में रखा है NPA के लिए इन कंपेरिजन टू टोटल एसेट्स उनके पास जो होता है। रिसेंटली अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी बैंक्स ने ट्राइड किया है कि वो रिड्यूस कर दे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को, क्या वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कम करें ताकि खर्चा बच जाए एंड थ्रू VRS, और उनको बोला कि आप VRS ले लो, दैट इज़ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो जो आज VRS लेंगे उनको लग रहा है कि ये बंदा यहाँ से 10 साल 15 साल काम करने वाला था, पर आज हम लोग को एम्प्लॉयज़ को कम करना है, तो उसको बोलते हैं VRS ले लो भाई। सो इससे क्या होगा कि उनका खर्चा कम हो जाएगा, वो नए एम्प्लॉयज़ को लेंगे तो उनकी सैलरी आधी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखते हैं। सो ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स में NP हैज़ राइजन बाई लिप्स एंड बाउंसिंग ड्यू टू पुअर performance and profitability of public sector banks of India, the NPA आज increase हो रहा है continuously. The main reason behind this is loan and advances which is given to corporate sector and उनकी रिकवरी के लिए। अब इससे उनको ओवरकम करना है। टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था सरफेसी SARFAESI एक्ट, that is securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest। तो मेन रीजन बिहाइंड दिस इज लोन एंड एडवांसेस था जिनको हमने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में दिया ताकि आप वो रिकवरी कर सके। और इन सब से ओवरकम करने के लिए, ऊपर आने के लिए प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने एक फ्रेम किया सिक्योरिटीलाइजेशन, मतलब कि सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और जो भी आपने लोन दिए थे पैसा नहीं आया है तो उनके पैसे पे वापस पैसा कैसे आ जाए, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और सबको फोर्सली ये फॉलो करना पड़ेगा। एनफोर्समेंट का मतलब था फॉलो करना। So according to this act, banks and other financial institutions of auction, रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, उन्होंने रिकवर करना लोन चालू कर दिया। द फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया इज ARCIL, सेटअप हुआ था अंडर दिस एक्ट एंड ड्यू टू दिस एक्ट की वजह से अननेसेसरी डिले इन रिकवरी ऑफ NPA कैन बी रिमूव किया जा सकता है। सो RBI ने इशू किए थे कुछ गाइडलाइंस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज को इन द ईयर 2003 में। आफ्टर दिस एक्ट रिकवरी बिकेम फास्ट हो गई। NPA was 70860 करोड़ था इन द ईयर 2001-2 के अंदर में, जो डिक्रीज्ड हो गए 51,820 करोड़ इन द ईयर 2005 एंड 6 में। तो जो पहले 70,860 थी रिकवरी, आज वो डिक्रीज होकर 51,820 पे आ गई। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी रेस्पॉन्सिबल थी फॉर हायर NPA ऑफ अवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। इन सम सेक्टर्स में तो स्पेशली हमने स्ट्रक्चरल सेक्टर्स को ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर बैंक्स गिवन लोन्स, बैंक को लोन्स मिलते थे एंड ड्यू टू हायर NPA बैंक बिकेम सिक हो गए। अब इसके रिड्यूस करने के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हमारे बैंक्स ने यूज किया नई टेक्नोलॉजी को, विच इज यूज बाय फॉरेन एंड प्राइवेट बैंक जो यूज करते थे टेक्नोलॉजीज, उनको यूज किया ताकि उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो सके। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है
टू अटेन द करंट चैलेंजेस बैंक ने इम्पोज किया है डिसिप्लिन, स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर सर्विसेज दें। और ये नेसेसरी है कि हम इम्प्लीमेंट करें, रिकमेंडेशन करें बाय नरसिम्हम कमेटी को एंड खान वर्किंग ग्रुप को। और उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स आपको लेने पड़े गवर्नमेंट को इन द रिगार्ड टू दिस रिकमेंडेशंस के लिए। अब वो क्या थे? तो पहला पॉइंट है SLR वॉज 25% था अप टू अक्टूबर 1997 तक। CRR भी डिक्रीज कर दिया उन्होंने 5%। थर्ड पॉइंट में इन द लिमिट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट फ्रीडम हैज बीन गिवन टू क्लासिफाइड कॉमर्शियल बैंक्स, ताकि आप डिटरमाइन कर सको आपके इंटरेस्ट रेट क्या है। फोर्थ, फॉर इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स RBI ने ऑर्गेनाइज किया कमिटी, ताकि वो चेक कर सके सबके बैड डेब्ट्स कितने थे, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बाद में उनका क्लासिफिकेशन करे एसेट्स का एंड इनकम्स ऑफ द बैंक। और ये कंपलसरी था कि वो लोग को क्रिएट करना पड़ेगा 100% प्रोविजन अगेंस्ट NPA के सामने खड़ा करना है। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया परमिशन गिवन, तो उन्होंने परमिशन दिया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो इशू कर सकती है शेयर कैपिटल, जिसके अंदर में आपका पेड अप कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट जो है कम से कम गवर्नमेंट का 51% होना चाहिए। सिक्स पॉइंट में था फ्रीडम गिवन टू कॉमर्शियल बैंक्स कि वो ओपन करें अपने ब्रांचेस को एंड ऑल्सो क्लोज करें उनके रूरल एरिया के ब्रांचेस को जहाँ पे उन्हें डिफिकल्ट है सर्वाइव होने के लिए। तो जहाँ वो सर्वाइव नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ पे बंद करो भाई अपनी उस ब्रांच को और ओपन कर दो रूरल में। सो आफ्टर द सिक्योरिटी स्कैम ऑफ 1992 हर्षद मेहता, स्ट्रिक्टली सुपरविजन इज डन बाय RBI करता है। गवर्नमेंट हैज टू यूज रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ा टू ओवरकम फ्रॉम करंट NPA प्रॉब्लम ऑफ बैंक से। टू ऑब्टेन दिस सफिशिएंसी बैंक हैज टू थिंक अबाउट मोर इनकम, बैंक सोचा कि हमारी इनकम कहाँ से होगी एंड डिक्रीज किया उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को। पर गवर्नमेंट हैज टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर यूनिट थी बैंक्स की, PSU बैंक्स हैज टू प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर्विस लाइक फॉरेन एंड प्राइवेट बैंक्स देते थे एंड क्रिएट करते थे इनकम सोर्सेज को। सो बैंक ने भी हैज टू डिक्रीज देयर एक्सपेंडिचर बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज करी एंड फ्रेमिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बनाया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज टू एक्सेप्ट दी, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा एफिशिएंसी मेजरमेंट फॉर प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सीनियरिटी। सो गवर्नमेंट हैज टू गिवन मोर फ्रीडम, तो गवर्नमेंट को फ्रीडम देना पड़ा उन प्रोफेशनल डिसीजंस में एंड जो भी अननेसेसरी इंटरफेरेंस था ऑफ गवर्नमेंट उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। एंड ऑल्सो हमारे जो भी पॉलिटिकल प्रेशर्स थे वो सबको रिमूव किया ताकि आप इफेक्टिवली मैनेजमेंट ऑफ बैंक अच्छे से काम कर सके। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स में कि इन सबको रिमूव करते 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 बहुत टाइम लगा। और इतना टाइम लगा कि आज भी अब लिमिटेड है प्रॉब्लम्स, पर है ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे अभी बड़े प्रॉब्लम्स को, तो प्रॉब्लम सब जगह, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो इन्हें हमें रिमूव करना होगा, राइट। फिगर्स एंड जो ईयर है उनमें जो फिगर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लर्न करिएगा जरूर से। तो प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग का ये वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे एंड होता है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन रीच मी ऑन 7600828696 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।